तो गाइस अगर आपने ये वाला एनिमे नहीं देखा तो मेरी मानो गाइस देख लो एक बार, क्योंकि इस एनिमे को देख के आपको इससे प्यार हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक निंजा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काबेमारू, जिसे ये 3 गधों ने मौत की सजा सुनाई है। जैसे ही ये बंदा इसके ऊपर तलवार चलाने वाला होता है वैसे ही उसकी तलवार टूट जाती है और काबेमारू को एक खरोच भी नहीं आती। और गाइस मैं आपको बता दूं यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इसकी पावर है इमॉर्टैलिटी, मतलब ये इमॉर्टल है, ये कभी नहीं मर सकता, इसको कैसे ही मान लिया जाए। और इसके बाद ये तीनों गधे देख के हैरान हो जाते हैं एंड काबेमारू मन में सोचता है मैं मर क्यों नहीं रहा, मुझे अब मेरी जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं है, मैंने अब तक कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। काबेमारू का जन्म एक इवाकाकुरे नाम के एक गाँव में हुआ था और बचपन से लेके आज तक इसने सिर्फ असैसिन वाली टेक्निक से ही सीखी है। एक निंजा ट्रेनिंग के दौरान कई सारे लोगों की जान चली जाती है, लेकिन जो भी इसे कंप्लीट कर लेता है वो एक सुपर ह्यूमन जितना ताकतवर हो जाता है। एंड ये जागरे नाम की औरत को पता चलता है कि वाकाकुरे गांव के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो अपने हाथों से ही एक तलवार को तोड़ सकते हैं। एंड अगले दिन ये ऑफिसर काबेमारू को जला देने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये कोशिश भी इनकी बेकार चले जाती है। जब काबेमारू पैदा हुआ था तभी ये निंजा ने काबेमारू के माँ बाप को मार के उसे अडॉप्ट कर लिया था। एंड काबेमारू निंजा बनने के बाद लोगों को मारता था पैसे के लिए। एंड एक दिन एक मिशन के दौरान इसके साथियों ने इसे धोखा दे दिया और ये पकड़ा गया। एंड काबेमारू का मानना है कि ये काम गाँव के चीफ ने किया था, जो कि वही निंजा जिसने काबेमारू को अडॉप्ट किया था। काबेमारू सोचता है ये प्लान उसका ही है, क्योंकि गाँव के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। एंड काबेमारू ने बाहर जाने की कोशिश की। एंड अगले दिन ऑफिसर बुल्स का इस्तेमाल करते हैं काबेमारू को मारने के लिए। अगर इस टेक्निक का किसी इंसान के ऊपर ट्राई किया जाएगा तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे बीच से, लेकिन जब भैंसों को तोड़ाया जाता है तभी काबेमारू अपनी टांगों को खींच लेता है, जिससे ये टेक्निक भी फेल हो जाती है, जिसको देख के सागरी हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है अगर तुम जीना नहीं चाहते हो तो मरते भी क्यों नहीं हो, तुम मरने से खुद को रोक क्यों रहे हो, और तुम अपने गाँव को क्यों छोड़ना चाहते थे। मैं अपने गाँव में बहुत बेस्ट था, चीफ मुझे बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन मुझे उनकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। वो किसी माँ की तरह मुझे हर चीज समझाने लगी थी, जैसे कि दिन में एक बार प्रार्थना करो, खाना खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो, वगैरह वगैरह। मैं उससे तंग आ चुका था, इसलिए मैंने गाँव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले चीफ ने मुझे एक आखिरी मिशन दिया, जो कि उनकी एक चाल थी मुझे पकड़वाने की। मुझे पता था अगर मैं गाँव छोड़ के भग भी गया तो गाँव के लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस चीफ से पंगा लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एंड रात में सागरी और ये बड़ऊ कहीं जा रहे होते हैं। बड़ऊ सागरी से कहता है मेरी बात मानो, उस बंदे से दूर रहो, आप जानती हैं लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं, काबेमारू एंड द हेलो। इस बंदे में बिल्कुल भी दया नाम की कोई भी चीज नहीं है। जब हम इसको पकड़ने गए थे तो उसने 20 लोगों को वहीं मार दिया था, और मैंने ये भी सुना है कि इसने अमर रहने के लिए एक अमृत भी पिया है। जो भी हो मेरी बात मानो और उससे दूर रहो। एंड यहाँ पे काबेमारू सोच रहा होता है मैं जीने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मुझे जिंदगी से तो कोई भी लगाव नहीं है, ठीक है बहुत हो चुका है, कल मैं मर जाऊंगा। एंड इसके बाद काबेमारू को खोलते हुए तेल में जलाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी के बावजूद भी ये बंदा जिंदा बच जाता है। एंड इसके बाद सागिरी फैसला करती है ये खुद इसके हाथों से इसकी जान लेगी। सागिरी एक ऑफिसर होने के बावजूद भी एक असैसिन है, वो भी यामाडा क्लैन की। यामाडा क्लैन के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज होते हैं, जो कि किसी भी क्रिमिनल को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। सागिरी के हाथ में तलवार देख के काबेमारू को ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है, और वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। काबेमारू डर के मारे अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और पलक झपकते ही देखता है कि सागिरी की तलवार उसके गले के पास आ चुकी है। वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसके शरीर पे एक छोटा सा कट लग जाता है। सागिरी को अपने तलवारबाज में इतनी महारत हासिल थी कि उसको पता चल जाता है कि किसको जीने की इच्छा है और किसको नहीं, और वो समझ जाती है कि काबेमारू को जीने की इच्छा है, क्योंकि काबेमारू अपनी बीवी को आज तक नहीं भूल पाया है, वो उसके साथ फिर से रहना चाहता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे उसकी बीवी उसे गले लगा कर कहती है
काबे मारू, तुम बहुत अच्छे और दिल के बहुत साफ हो। तुमने मुझ जैसी एक बदसूरत लड़की को अपनाया। मैं एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ये सुन के मेरे पापा ने मेरा चेहरा ही गर्म रोड से जला दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे साथ तुम हो काबे मारू। लेकिन काबे मारू ये सब भुलाना चाहता था क्योंकि उसे पता था वो कितनी भी अच्छी कोशिश कर ले लेकिन वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए काबे मारू अपनी बीवी के साथ एक चैन की जिंदगी बिताना चाहता था। एंड तभी सागरी काबे मारू को एग्जीक्यूशन से बचने का एक उपाय देती है, मतलब एक ऑफर देती है जिसमें से गवर्नमेंट का एक काम करना होगा। मतलब काबे मारू ने ये काम पूरा कर दिया तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और इसका मिशन है शिन सिंह को जाकर एक एलेक्सर ऑफ लाइफ को लाना, जो कि बहुत खतरनाक जगह होती है और यहाँ पे पहले भी लोग जा चुके हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी जिंदा वापिस नहीं आया। एंड ये देखकर ऑफिसर्स को पता चल जाता है ये एलेक्सर ऑफ लाइफ सही में एग्जिस्ट करता है। तो यही देखते हुए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि क्रिमिनल का जुड़ वहाँ पे जाएगा और एलेक्सर ऑफ लाइफ को वापिस लेकर आएगा। और यहाँ हम देखते हैं काबे मारू की बीवी इवाकोरे गाँव में उसका इंतजार कर रही होती है। अगर काबे मारू को अपनी बीवी के साथ रहना है तो उसको ये मिशन पूरा करना ही होगा। लेकिन ये ऑफिसर पिग अभी भी काबे मारू को मारना चाहता है और उसे मारने का कहता है, लेकिन काबे मारू अपनी बीवी से अभी भी बहुत प्यार करता है और इस मिशन को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम सागरी की बैक स्टोरी को देखते हैं। एक दिन सागरी के पापा जो कि एग्जीक्यूशनर रहते हैं, उन्हें एक दिन एक स्टोरी टेलर को एक कहानी सुनाते हुए मारने का ऑर्डर दिया जाता है। सागरी के पापा उस बंदे यानी कि स्टोरी टेलर को ऐसे मारते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता। सागरी यहाँ पे खड़ी हुई सब देख रही होती है और वो सोचती है वो अपने पापा की तरह एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन बनेगी। एंड कुछ सालों बाद सागरी एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन बन जाती है और उसे एक क्रिमिनल को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन उसका गला काटने के बाद सागरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ऑफिसर्स को का काम बहुत पसंद आया। एंड तभी एक बंदा उससे कहता है जिसका नाम एहसन होता है, तुम्हारी तलवारबाजी में डर दिखाई दे रहा था, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो उन्हें दर्दनाक मौत दोगी। लेकिन सागरी हर बार सर काटने से पहले घबरा जाती थी। लेकिन एहसन उसको तलवार में देखने के लिए कहता है जहाँ पे उसको अपराधियों की सोल बहुत तेज नजर से घूर रही होती है गुस्से में। सागरी को समझ में नहीं आता कि वो अपने डर को दूर कैसे कर सकती है, अपने पापा की तरह एक महान स्वॉर्डमैन कैसे बन सकती है। एंड फिर प्रेजेंट में जहाँ पे हमें दिखाया जाता है विलेज के प्रेसिडेंट और सारे के सारे एग्जीक्यूशनर और क्रिमिनल एक ही जगह पे होते हैं। एंड सागरी भी यहीं पर ही होती है। वो एक किताब में पढ़ रही होती है कि इस क्रिमिनल ने कितने कितने खून किए हैं। एंड तभी एक समुराई खड़ा होता है और वो कहता है तुम लोगों में से जो भी पैराडाइज आइलैंड जाएगा और एलेक्सर ऑफ लाइफ को लाएगा उस अपराधी की जान को बख्श दिया जाएगा। एंड जो क्रिमिनल चिल्ला रहे होते हैं वो एकदम से चुप हो जाते हैं ये बात सुन के। एक क्रिमिनल वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं लोगों को जान से फिर से मार सकूंगा। इस क्रिमिनल का नाम होता है माताकुरो और ये मजे के लिए औरतों और बच्चों को मारता था जान से। एंड इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम यूसारिया होता है। वो काबे मारू से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, तुम काबे मारू एंडा होलो हो ना, लेकिन तुम दिखने में कितने छोटे और कमजोर हो, तुमने मुझे निराश किया। एंड सागरी भी काबे मारू को देख रही होती है। वो कहती है काबे मारू भी क्या और क्रिमिनल्स की तरह ही है। इसका पता लगाने के लिए वो अपनी तलवार निकालती है और अपनी तलवार के रिफ्लेक्शन में वो कुछ खतरनाक देख लेती है, जिसे देख के वो समझ जाती है काबे मारू और क्रिमिनल्स की तरह नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। एंड ये अधटके लोग क्रिमिनल से कहते हैं कि अपने मुंह से कपड़ा हटा लो। एंड इन्हें एक जिंदा लाश दिखाते हैं जिसके अंदर से फूल निकले हुए थे। बच्चे लोगों के ग्रुप में से ये लोता एक इंसान था जो कि पैराडाइज आइलैंड से बाहर निकला था, लेकिन अगले ही दिन इसके शरीर में से बहुत सारे पौधे निकलने लगे। एंड ये देख के सारे क्रिमिनल डर जाते हैं और वहां जाने से मना करते हैं, हम नहीं जाएंगे, तुम सब चुप हो जाओ पापियों, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, वो तो हमारे समुराय तुम्हें पैराडाइज आइलैंड भेज रहा है तो तुम्हारी जान बच सकती है कुछ दिनों के लिए। ये सुन के एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा और वो वहां से जाने लगता है। तभी एक समुराय उसका गर्दन काट देता है। एंड फिर समुराय क्रिमिनल से कहते हैं उस आइलैंड में जाने के बाद हर क्रिमिनल के पास एक एग्जीक्यूशनर होगा और अगर किसी क्रिमिनल ने भागने की या किसी चालाकी की कोशिश की तो एग्जीक्यूशनर उसका वहीं पर ही गला काट डालेगा। और हाँ एक और बात, पैराडाइज आइलैंड जाने वाली बोट में ज्यादा जगह नहीं है तो तुम्हें अपनी संख्या कम करनी पड़ेगी। एंड यही सुन के येलो बाल वाला क्रिमिनल एक क्रिमिनल को वहीं पर गला घोट के मार देता है। अच्छा तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे को जान से मारें? एंड यही सुन के सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और मौत का एक खतरनाक तांडव शुरू हो जाता है। सारे क्रिमिनल से एक दूसरे के सर फोड़ने लगते हैं और तो और एक दूसरे की आंखें भी नोचने लगते हैं। ये देख के शगुन बोलता है क्या बात है,
मैं ऐसी फाइट का बचपन से मजा लेना चाहता था। आजकल ये सब देखने को कहाँ मिलता है। वैसे मुझे बताओ, इन सब में से सबसे खतरनाक क्रिमिनल कौन है? जी सर, जिनके नामों पर रेड सील लगाई गई है उन लोगों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आज चोबी, जो कि बचपन में ही खतरनाक लुटेरों का कैप्टन बन गया था। तामिया, एक ऐसा लेजेंडरी स्वॉर्डमैन जिसको द ड्रैगन ऑफ स्वॉर्डमैन भी कहा जाता है। अगली है यूजुरिया, जिसने अपने किले के लोगों को एक दिन में ही मार डाला था। रोकरोता, एक ऐसा पहलवान जिसको न तलवार मार सकती है न कोई चीज। एंड आखिर में आता है सबसे बहरहम असैसिन, द गाबेमारू एंड द हॉलो। लेकिन हम देखते हैं कि गाबेमारू अपनी जगह से हिला ही नहीं होता। आइसिन सागरी को बोलता है कि पैराडाइज आइलैंड बहुत खतरनाक है, तुम जैसी औरत वहाँ नहीं जा सकती। तुम्हारा काम है घर में खाना बनाना, ना कि ये तलवारबाजी करना, समझी? एंड इसके बाद साइड में कुछ क्रिमिनल भागने का प्लान बना रहे होते हैं। एंड जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं तो भी सागरी जाके तीनों का गला काट देती है लाइन से। गाबेमारू समुराई से कहता है, क्या मार काट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? मुझे ये फालतू का खून खराबा पसंद नहीं। तेरी बहस का लकड़ा तू रुक। सुनो मेरी बात, जो भी ये गाबेमारू एंड द हॉलो को मारेगा उसे पैराडाइज आइलैंड जाने का मौका दिया जाएगा। एंड ये सुन के क्रिमिनल पत्थर उठा लेता, मैं मारूंगा इसे तो। एंड ऐसा कह के ये बंदा इसको पत्थर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाबेमारू बच जाता है। मैंने कहा ना, मुझे ये फालतू का खून खराबा पसंद नहीं, लेकिन मुझे खुद को बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा तो मैं जरूर मारूंगा। एंड ऐसा कह के गाबेमारू अपने हाथों से ही उसका गला चीर देता है। एंड फिर गाबेमारू उन क्रिमिनल्स को इतनी दर्दनाक मौत देता है। ये देख के यामाडा क्लेन के समुराइज और एग्जीक्यूशनर्स ये देख के घबरा जाते हैं कि इतना बहरहम एक इंसान कैसे हो सकता है। और इस मौत के खेल के बाद सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचते हैं। गाबेमारू सभी को मार देता है। एंड ये सभी 10 के 10 क्रिमिनल्स यामाडा क्लेन के एग्जीक्यूशनर के साथ जाएंगे और इनके नाम है आजा चोबी, तामिया, नोरोगाई, ओरोबू, गाबेमारू, आगाकेरू, यूजुरिया, मागिया और रोकुरा। एंड कुछ दिनों के सफर के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गाबेमारू बोर्ड से बाहर निकलने के बाद सागरी को बताता है एलेक्सर ऑफ लाइफ सही में एग्जिस्ट करता है। आइलैंड में इतनी सारी हरियाली और इतने सारे फूल देखकर कोई भी कह सकता है कि ये जगह जन्नत से कम नहीं है। लेकिन वो इंसान के साथ जो हुआ था ये देख के गाबेमारू और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। एंड गाबेमारू अपनी रस्सियां खोल के कहता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सागरी, तुम चौकन्ना रहना। गाबेमारू, तुमने अपनी रस्सियां क्यों खोल ली? चुपचाप इसे वापस पहनो। क्या तुम्हें मालूम भी है ये जगह कितनी खतरनाक है? और ऊपर से सिर्फ हमें 3 दिन का खाना दिया गया है और ऑफिसर को तो ये भी नहीं पता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ दिखता कैसा है। सागरी उसके गले पे तलवार रख देती है। चुपचाप अपनी रस्सियां वापस बांध लो गाबेमारू, शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं, एक एग्जीक्यूशनर हूँ। और गाबेमारू उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको उसकी बीबी के पास वापस लौटना। और हम देखते हैं श्रियो नाम का एक क्रिमिनल गाबेमारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गाबेमारू को इतनी सी भी चोट नहीं आती और उसको देख के कहता है, ये तो चीटिंग है, उसके हाथ खुले हुए हैं। फिर ये बंदा कहता, अरे तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? लड़ने के बजाय तुम साथ में मिलके काम करो। सागरी, तुम्हारी ये ईमानदारी के चक्कर में तुम्हारी रैंक सबसे कम है। दूसरी तरफ श्रियो गाबेमारू से कहता है, तुम मुझे बहुत देर से इग्नोर कर रहे हो गाबेमारू, अब तुम मेरे हथियारों का मजा चखोगे। तुम्हारे खून से मेरे हथियारों की चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम थोड़े से सनकी हो क्या? लड़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। जब ही तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम सब लोगों को मार के मैं वो अमृत को आराम से ढूंढूंगा। अबे तेरे मुंह से बहुत खतरनाक बदबू आ रही है, तू ब्रश नहीं करता क्या? ये सुन के ट्रियो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गाबेमारू उस पर अटैक करने के लिए चाहता है। तभी सागिरी उसको हाथ बांधने के लिए कहती है, तो भी ट्रियो उसके अंदर खतरनाक अटैक कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि गाबेमारू की तो बैंड बज गई, लेकिन भाई ये बंदा तो अपनी रस्सियों को बांध रहा होता है। ये देखने के बाद ट्रियो को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो एक भाले से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब खेलने का वक्त खत्म हो गया था। गाबेमारू उसकी माँ बहनेत कर देता है, इसकी ऐसी हालत करता है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। रियो की हार के बाद एग्जीक्यूशनर उसका गला काट देता है और अपने घर जाने लगता है। गाबेमारू उसके एग्जीक्यूशनर से कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते? हम लोग न दोस्त है न दुश्मन, बस मुझे अपराधी के मरने के बाद उसका गला काट के ले जाना था। चलो मैं चलता हूँ, घर जाके फ्री फायर खेलूंगा। इस आइलैंड पे 50 लोग लापता हुए थे, लौटते समय तुम अपना ध्यान रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बल्कि अपनी करो। अगर तुम इसके हाथ बांध के सोच रही हो कि तुम सुरक्षित हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस मुसीबत से मुझे जल्दी छुटकारा मिल गया। मैंने इस बोर्ड पे बहुत सारी चीजें देख ली हैं। कुछ लोग तो बोर्ड पे ही उतर के कंपटीशन शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने टीम वर्क कर लिया। इन क्रिमिनल्स ने आज तक सोसाइटी का एक भी रूल फॉलो नहीं किया है। इन्हें दूसरों की कोई भी परवाह नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए और दुश्मनों को मारने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम जो इतने रूल्स का फॉलो करती हो उसका कोई
भी मतलब नहीं है यहाँ पे। इस मिशन का सिर्फ एक ही मकसद है, उस अमृत को हासिल करना। चलो एक काम करते हैं, अपन दोनों इसको मिलके मार देते हैं और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एंड जैसे ही शीनो अपनी तलवार निकालने वाला होता है तो भी गाबेमारू पहले से उसके पास खड़ा होता है। देखो मेरा वक्त फालतू का बर्बाद मत करो, बस मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। गाबेमारू के गुस्से को देख के शीनो की फट जाती है और वहाँ से वो निकल जाता है और इस तरफ रुकरोता आइजन पे हमला करके उसे जान से मार देता है और उसके मांस को खाने लगता है। और ये व्हाइट वालों वाला एग्जीक्यूशनर भी इस लड़की को मार देता है और ऊपर आधा चोबी वो बुट्टे का हाथ फाड़ के उसे मार देता है। और इधर यूजुरिया भी अपने पार्टनर को धोखा दे देती है और उसे मार देती है। एंड शीनो जाते हुए कहता है सभी क्रिमिनल जब मर जाएंगे तो समुराई जीवाकुरे गांव के समुराइज को भेजेंगे यहाँ पे। ये सुन के गाबेमारू परेशान हो जाता है। एग्जीक्यूशनर के जाने के बाद सागरी सोचती है इसने सही कहा, देखा जाए तो मैं गाबेमारू के साथ बहुत दिनों से घूम रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे इसकी असलियत के बारे में पता नहीं चला है। और हम देखते हैं अचानक से गाबेमारू सागरी पे अटैक कर देता है। एंड इसके बाद हम गाबेमारू के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे गांव के चीफ ने गाबेमारू के माँ बाप को मार दिया था क्योंकि ये दोनों भी गांव को छोड़ के गाबेमारू के साथ शांति से जीना चाहते थे। देखो गाबेमारू, इसे कहते हैं कमजोर होना। तुम्हारे जितने भी इमोशन है तुम उन सबको मिटा देना, बच्चे नहीं तो तुम अपने करीबियों को कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हें इस गाँव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनना है। एंड इसके बाद हम वापिस से प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड ये एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मुझे चोट पहुंचाना रूल्स के खिलाफ है गाबेमारू। शायद तुमने वो एग्जीक्यूशनर की बात नहीं सुनी अच्छे से। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। इस मिशन का असली मकसद है उस अमृत को पाना। अगर मेरे गाँव की समुराइज आ गई तो सबकी बैंड बच जाएगी। उनके आने से पहले मुझे उस अमृत को ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है लेकिन फिलहाल तो तुम मेरे रास्ते का एक कांटा हो। सागरी समझ जाती है गाबेमारू बहुत खतरनाक है, अब इसको मानना ही होगा। लेकिन सागरी इसको नहीं मानना चाहती थी। गाबेमारू मन में कहता है मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैं इसको मारने के लिए ऐसा हिचकिचा क्यों रहा हूँ। हम गाबेमारू को एक फ्लैशबैक देखते हैं। मेरे को ना मानना ये तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी एक ताकत है। ये सब एक बकवास बात है, मैं एक बहरम मिंजा हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें किस की थी, तुम शर्मा क्यों रहे थे। सुनो गाबेमारू, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम पहले वाले गाबेमारू इन द होलो नहीं हो। तुम अगर मेरे साथ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी, भले ही हमें ये गाँव क्यों नहीं छोड़ना पड़े। और अपनी बीवी से मिलने के बाद गाबेमारू के अंदर भी इमोशन आने लगे थे लेकिन इसी चीज ने गाबेमारू को कमजोर भी बना दिया था। और मिशन के दौरान एक बंदे ने इसको धमकी भी दी थी, मैं तेरी बीवी को जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद गाबेमारू अपना कंट्रोल खो देता है और उस आदमी को जान से मार देता है। एंड गाबेमारू अपना एक मिशन कर रहा था तभी एक अंकल उससे कहते हैं मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं घर पे, मेरा इंतजार कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद गाबेमारू हमला करने से हिचकिचाने लगता है। एंड प्रेजेंट में गाबेमारू सागरी को मारने से हिचकिचा रहा था और तभी उसे गाँव के चीफ की एक बात याद आती है, जब तक तुम ताकतवर नहीं बनते तुम अपने करीबियों को नहीं बचा सकते। लेकिन गाबेमारू अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है और सागरी की तलवार तोड़ के उसको हमला करने वाला होता है लेकिन उसकी बीबी की ताकत उसकी नफरत से बहुत ज्यादा आगे थी। एंड सागरी देख के समझ जाती है कि गाबेमारू अपने इमोशंस पे काबू कर रहा है। एंड गाबेमारू रोता हुआ कहता है क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर बन गया हूँ, ऐसा हुआ तो मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाऊंगा। गाबेमारू, तुम्हारे ये आंसू कोई कमजोरी नहीं है, ताकत है। कुछ ना महसूस करना एक मौत के बराबर होता है। जीना उसे कहते हैं जब तुम रो सको, अपने दिल की सुनो। अगर तुम अपने किए पे पछतावा है तो सच का सामना करो गाबेमारू और अपने प्यार पे भरोसा रखो। एंड इस तरफ तामे और उसके एग्जीक्यूशनर कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखती हैं। एंड तभी तामे के हाथ में एक कीड़ा आके उसको काट लेता है। एंड उस कीड़े की शक्ल एक शैतान की तरह दिख रही थी और ये देखते ही तामे अपना हाथ काट लेता है। एंड उसके हाथ में फूल पत्ती उग जाती हैं जो कि उस इंसान के अंदर भी उगी थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। उस आइलैंड में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है जिसकी आंखों में से 2 हाथ निकल रहे थे और तो और झाड़ियों में से कुछ जहरीले सेंटीपीड्स भी बाहर आ जाते हैं। एंड गाबेमारू का भी एक खतरनाक शैतान से सामना होता है जिसका चेहरा एकदम शार्क की तरह था। और ये एपिसोड गाइस यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला है। अगर आपको वाला एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे 150 लाइक्स करवा दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।